नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपको परवल की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। परवल की खेती किसान साथियों भारतवर्ष के हर राज्य में की जाती है और परवल की खेती करने के लिए हमारे लिए सामान्यतः जो ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है वो ज़मीन हमारी दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो परवल की खेती करने के लिए हमारे लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो परवल की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ज़मीन का चुनाव करना पड़ता है, मिट्टी का चयन करना पड़ता है। मिट्टी का जो चयन होता है वो हमारी मिट्टी बलुई दोमट और दोमट मिट्टी को ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों हमको कुछ जलवायु का ध्यान में रखना पड़ता है। जलवायु जो है कि जिसमें कि गर्मी और प्लस आर्द्रता सही मात्रा में हो, ऐसी जलवायु में हम परवल की खेती आराम से कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर इसके लिए जो होता है वो आपका कम से कम जो है वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और अधिकतम इसके लिए जो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे टेम्परेचर में इसकी वृद्धि ठीक ठाक होती है। परवल की जो फसल है ये बहुत ही पौष्टिक फसल होती है। इसकी सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है और अन्य कई प्रकार की बीमारियों में इसकी सब्जी का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से बहुवर्षीय पौधा होता है। एक बार इसकी रोपाई या बुवाई कर देने के पश्चात में हम इसके लिए 4-5 साल तक आराम से इससे खेती कर सकते हैं। बार बार इसकी बुवाई करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ किसान साथियों हम कुछ बात करते हैं कि ये एक ऐसी फसल होती है जो कि इसका फल शीतल, पित्तनाशक और शीघ्र पचने वाला होता है तथा हृदय एवं मस्तिष्क के लिए बहुत ही बलशाली इसका फल होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी, अचार और मिठाई बनाने में किया जाता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। स्वास्थ्य लाभ पर इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। इसकी खेती अन्य सब्जी की तुलना में अधिक शुद्ध होती है और इससे लाभ भी किसानों के लिए बहुत अच्छा मिलता है। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है परवल का वो बहुत ही आसानी से इसका किया जा सकता है क्योंकि ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। एक बार तुड़ाई के पश्चात इसका 7-8 दिन तक आराम से परवल को हम रोक सकते हैं, जो कि हम इधर से उधर कहीं भी आराम से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किसान साथियों बात करते हैं कि परवल की उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो परवल की जो उन्नतशील किस्में होती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। व्यावसायिक दृष्टि से परवल की जो उन्नतशील किस्में होती हैं उनमें उत्तर प्रदेश की कुछ किस्में हैं। उत्तर प्रदेश फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय नरेंद्र देव फैजाबाद से जिनको संचालित किया गया है। इनमें आपकी फैजाबाद परवल 1, फैजाबाद परवल 2, फैजाबाद परवल 3, फैजाबाद परवल 4, फैजाबाद परवल 5 ये लोकप्रिय किस्में हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए संचालित हैं। और साथ साथ इसके कुछ बिहार राज्य के लिए भी प्रचलित जो किस्में हैं वो हैं आपकी हिल्ली, डंडाली, राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, निमिया सफ़ेदा, सोनपुरा, संत खेवबा, तिरकोलबा, गुथलिया इत्यादि। ये जो किस्में हैं ये आपकी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लिए कुछ किस्में हैं, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल और सियालदह तथा नदियों के ज़िलों में भी स्थानीय किस्मों का अधिक प्रचलन है। इसके साथ इन किस्मों के लिए हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पंजाब में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी इन किस्मों को आराम से लगा सकते हैं। इसका जो प्रवर्धन होता है किसान साथियों वो 3 प्रकार से होता है। इसका जो प्रवर्धन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है बीज द्वारा, दूसरा होता है जड़ों की कलम द्वारा, तीसरा होता है लताओं द्वारा। तो हम पहले बात करते हैं बीज द्वारा। बीज द्वारा इसका जो प्रवर्धन होता है इसके लिए हम बीज से नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाने के पश्चात हम उसकी प्लांटिंग अपने खेत में करते हैं। पर इसमें एक रिस्क ये रहता है कि इसमें नर पौधे और मादा पौधों की बारे में हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि नर पौधे जो होते हैं उनका फल बनाने का कार्य नहीं होता है, वो सिर्फ पुष्पन होता है उनसे, और उनके जो पुष्प होते हैं पुष्पों से सिर्फ मादा पौधों के
फूलों को परागण करने का काम करते हैं, इसलिए नर पौधों से कोई भी उत्पादन नहीं मिलता है। तो जो बीज वाली विधि है ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, इससे हमारा जो उत्पादन पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी विधि होती है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के साथ 1 या 2 इंच का तना का भाग ले लिया जाता है, जिस पर 5-6 गांठें हों। ऐसे लगाते हैं कि इस विधि में पौधे जल्द से बढ़ते हैं तथा फलन आघात होती है। परंतु कठिनाई है कि बड़े पैमाने पर परवल की रोपाई हेतु अत्यधिक संख्या में जड़ वाली कलम उपलब्ध होना एक मुश्किल बन जाता है। तो ये वाली विधि भी थोड़ी सी टिपिकल है। इसके साथ साथ तीसरी जो विधि होती है, लताओं की लच्छी द्वारा परवल की रोपाई करते हैं। तो लताओं की लच्छियों का क्या करते हैं कि इसमें साल भर की पुरानी जो लताएं होती हैं, जिनकी लंबाई कम से कम 120 से 150 सेंटीमीटर तक हो, ऐसी लच्छी बनाकर रोपते हैं। कहीं कहीं लच्छी के दोनों किनारों को ज़मीन से ऊपर रखते हैं और बीच का हिस्सा मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसकी रोपाई करते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो 1 हेक्टेयर में 2500 से लेकर 3000 तक लताएं बेलें की लच्छियाँ आराम से लगा दी जाती हैं और इस तरीके से हम इसकी खेती को करते हैं। तो इसकी जो रोपाई की विधि होती है वो ये होती है कि अलग अलग पौधों पर नर मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं, जिससे मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफ़ेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफ़ेद होता है। उसके नीचे गर्भाशय जुड़ा होता है और कुछ दिनों में परागण के बाद फल बनकर तैयार हो जाता है। इसका विस्तार लताओं या बेलों से किया जाता है। परवल लगाने के समय हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नर और मादा का जो अनुपात है 1:19 होने चाहिए, यानी कि 1 नर लता लगाने के साथ साथ हमको 19 मादा लताएं वहाँ पर लगानी चाहिए। उपरोक्त अनुपात नहीं रहने पर उत्पादन पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये किसान साथियों, इसकी जो लगाने की विधि है वो मैंने आपको बताई। बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो इसमें जो है 3 से 4 किलोग्राम कंपोस्ट और 250 ग्राम अंडे की खली और 10 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 25 ग्राम एल्ड्रिन तथा 10% धूल मिलाकर भर देना चाहिए। जिस मिट्टी में चूना की कमी हो वहाँ 100 ग्राम चूना भी अवश्य मिला लेना चाहिए। इस प्रकार एक थाला बनाकर 10 दिन तक छोड़ देना चाहिए। फरवरी के महीना में प्रति थाला में 20 ग्राम यूरिया का उपरिवेशन तथा मार्च माह के अंत में प्रति थाला यूरिया में 25 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट व्यवहार करना चाहिए। उर्वरकों के प्रयोग को सिंचाई के साथ अवश्य देना चाहिए और उर्वरकों को लगाने के पश्चात सिंचाई भी करनी आवश्यक होती है। इसके बाद आता है किसान साथियों निराई गुड़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है करना कि 4-5 बार फल लगने में 4-5 बार तक हमको निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि लताओं की साकी वृद्धि तेज़ी से हो। लताओं के बढ़ जाने पर इसकी अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए बार बार लताओं को हाथ से उलटते पलटते रहना चाहिए। ऐसा करने से गांठों में जड़ें निकलकर ज़मीन में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और फलन अधिक होता है। मचान क्यों बनाते हैं? फरवरी के महीने में जब पौधे के नए कल्ले फूटने लगते हैं उस समय मचान बनाने के काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर की चौड़ाई और 2-2 मीटर की दूरी पर खंभे, ज़मीन की सतह से 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस को लंबाई चौड़ाई के बीच इस प्रकार से सुतली से बांधना चाहिए कि मचान का रूप बन जाए। मचान के ऊपर अरहर के डंठलों को फैलाकर सुतली से बांध देना चाहिए। प्रत्येक कतार
के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे कि निराई गुड़ाई एवं सिंचाई तथा फल की तोड़ाई जैसी कृषि क्रियाओं को आसानी से किया जा सके और इस प्रकार से कोई भी नुकसान ना आए। फलों की तोड़ाई साधारणतः मार्च महीने के मध्य में फल बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि 10 से 15 दिन में फल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इनकी हम तोड़ाई करनी प्रारंभ कर देते हैं। इसकी जो उपज होती है वो औसतन 1 हेक्टेयर से 75 से 90 कुंटल तक 1 हेक्टेयर एक बार में इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। 3 से 4 वर्षों में इसका औसतन जो उपज होती है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम परवल की खेती कर सकते हैं। अक्टूबर के महीना में जब फल लगना बंद हो जाए उस समय पे हमको लताओं की कटाई छटाई करनी चाहिए। लताओं की कटाई छटाई करने से ये फ़ायदा होता है कि नई जो लताएं हैं वो बनना प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे कि हम अगली साल को पेड़ी की खेती आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पेड़ी में अक्टूबर नवंबर में कटाई करने के पश्चात 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें हम कंपोस्ट मिलाकर और निराई गुड़ाई करके उसकी सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि अगली फसल में हमारे लिए ठीक ठाक उपज मिलती रहे। इसमें कुछ हानिकारक कीट लगते हैं, इनकी रोकथाम करने के लिए आवश्यक अनुसार हमारे लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि लाल भरंग कीट है और फलों की मक्खी है, लाही कीट है, ये कीट इसमें लगते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए आवश्यक जो कीटनाशक हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेलाथियान है और मेलाथियान पायरेथियान है। इस प्रकार के कीटनाशकों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों, ये जानकारी मैंने आपको परवल की खेती से संबंधित दी। किसान साथियों, मैं आपको इसी प्रकार से कृषि से संबंधित अच्छी जानकारी देता रहता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो पर आप प्यार बनाते रहिए। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।